तारीख 1 दिसंबर 1976, पुणे शहर। आज ठंड का समय है, रात के 8 बजे हुए हैं। लोग फटाफट अपने काम से घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फॉग की वजह से उन्हें धीरे जाना पड़ रहा है। यहाँ पर बाहर बहुत कम लोग हैं। लोग अपने घर जा रहे हैं, खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे हैं। पुणे के इस एरिया में एक बंगला हुआ करता था, जिसे समृद्धि बंगला कहा जाता है। यह बहुत आलीशान बंगला है, क्योंकि इसमें रहते हैं एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर। लोग उन्हें काफी मानते हैं और शहर में इस एरिया में उनका काफी नाम है, क्योंकि ये काफी अमीर लोगों में आते हैं और काफी विद्वान लोगों में आते हैं, और साथ में इनकी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में काफी ज्यादा थी। तो खैर, इस घर में रात के 8 बजे 5 लोग मौजूद थे। एक काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, जो कि घर के मुखिया थे, और उनकी उम्र 88 साल थी। 76 साल की उनकी पत्नी इंदिराबाई, और साथ में एक पोता था 19 साल का धनंजय, और साथ में एक पोती थी जय 21 साल की, और 5वीं उनके घर में काम करने वाली उनकी मेड सकूबाई। ये 5 लोग घर के अंदर मौजूद थे, आराम से बैठे हुए थे। लेकिन तभी 8:10 पर घर की डोरबेल बजती है, और एक बार फिर से डोरबेल तेजी से बजाई जाती है। 88 साल के काशीनाथ अभ्यंकर जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने 4 नौजवान खड़े हुए थे। उन्हें लगता है शायद ये कुछ पूछने आए होंगे। काशीनाथ उनसे कुछ कह पाते उससे पहले ही वो काशीनाथ अभ्यंकर पर हमला कर देते हैं। वो काशीनाथ के मुंह में किसी कपड़े को डाल देते हैं और उनके गले में फटाफट एक नायलॉन की रस्सी के साथ फंदा बना लेते हैं, और ये रस्सी नीले रंग की थी। इसके बाद उनके गले में वो रस्सी डालकर वो अंदर चले जाते हैं, घर के दरवाजे को कर देते हैं बंद। घर के अंदर जब वो जाते हैं, सामने 4 मेंबर जो घर में पहले से मौजूद थे, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और ये 4 आदमी काशीनाथ अभ्यंकर को उनकी फैमिली के मेंबर्स के सामने ही गला घोटकर मार देते हैं। अभी तक इन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। ये सब कुछ देखकर काशीनाथ अभ्यंकर की पत्नी चिल्लाती है, और जब वो चिल्लाती हैं, इनकी निगाह उनके ऊपर पड़ जाती है। काशीनाथ अभ्यंकर को मारने के बाद बारी आती है उनकी पत्नी इंदिराबाई की। उसके बाद वो 4 लोग जाते हैं काशीनाथ अभ्यंकर की पत्नी के पास, और उनके गले में भी सेम तरीके से नीली रंग की नायलॉन की रस्सी को डालकर उन्हें भी मार देते हैं। इसके बाद बारी आती है उनके घर की मेड सकूबाई की। उन्हें भी सेम रस्सी से मार दिया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर बारी आती है उनके पोते धनंजय की, और उसके बाद वो भी उसके मुंह में कपड़ा डालते हैं और फिर रस्सी से उसके गले में फंदे की तरह डालकर उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर 21 साल की जय ये सब कुछ देखकर चिल्लाती है, रोती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब यहाँ पर उन 4 की नजर पड़ती है जय के ऊपर। अब उन्होंने जय को मारना था, लेकिन इससे पहले वो जय को डराते हैं, धमकाते हैं, उसे नीचे बिठाते हैं, और बाद में उसे अपने सारे कपड़े उतारने को कहते हैं। अब यहाँ पर जय अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो जय को डरा धमकाकर ये पूछते हैं कि घर में कीमती सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है। जय उन्हें जितना हो सके कीमती सामान, जितना उसे पता था, वो सब कुछ बता देती है। इसके बाद बारी आती है जय की भी। जय के गले में उसी तरीके से रस्सी को डालते हैं और उसे भी मार दिया जाता है। उसके बाद वो 4 लोग उन्हें मारकर वहां से तो निकल जाते हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं। पुणे का वही शहर है। काशीनाथ अभ्यंकर का बेटा और उनकी बहू, जो कि बाहर डिनर पर गए हुए थे, वो अपने घर वापस आते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। जब अपने दरवाजे को खुला हुआ देखते हैं तो थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर जाकर अपने परिवार के 5 सदस्यों की ऐसी हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया। यहाँ पर ऐसे ही बहुत ज्यादा आवाजें आने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब लोग अंदर आकर देखते हैं तो वो भी हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो गया। इसके बाद पुलिस को खबर मिलती है कि पुणे के इस एरिया में एक मर्डर हो चुका है। पुलिस को लगा एक मर्डर है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है अपने काम को करने के लिए। जब वो लोगों की भीड़ को देखते हैं, उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वो भीड़ को हटाकर उस बंगले के अंदर जाते हैं, और सामने तो एक की जगह 5 मर्डर हो रखे थे, पुलिस भी हैरान थी कि हमारे यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की निगाह जय पर पड़ती है।
जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। और ये सब कुछ देखकर वो पांचों लाशों को बहुत ध्यान से देखते हैं। वहां पर वो एक चीज को नोटिस करते हैं कि हर लाश के गले में नीले रंग की नायलॉन की रस्सी है। ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये मर्डर 1 महीना पहले ही देख लिया था। पूरे 1 महीने पहले 31 अक्टूबर 1976 को पुणे के ही शहर में एक अच्युत जोशी, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, उनका अच्छा काम था, पैसा भी उनके पास बहुत था। रात के समय वो घर में जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठे होते हैं। तभी घर के अंदर आ जाते हैं 4 लोग। वो 4 लोग इन दोनों के साथ मारपीट करते हैं, इन लोगों के हाथ पैर बांध देते हैं और बाद में मुंह में कपड़े को डालते हैं और नीले रंग की नायलॉन की रस्सी के साथ उन लोगों का गला घोंटकर उन्हें वहीं पर मार देते हैं। बाद में वो घर में मौजूद सामान को छेड़ने लगते हैं, सामान को इधर उधर फेंक कर जरूरी और महंगी चीजें चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी चारों लोग महसूस करते हैं कि बाहर कोई आ रहा है। ये छुप जाते हैं और जोशीस का बेटा आनंद जोशी घर के अंदर आता है। वो भी बच्चा ही था। ये चारों लोग, जो कि पहले से उसका छुपकर इंतजार कर रहे थे, उसके आते ही उसके ऊपर हमला करके उसे भी पकड़ लेते हैं। अब पहले 2 लोगों की तरह उसे भी मार देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो आनंद जोशी के सारे कपड़े उतार देते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके कपड़े उतारने के बाद ये उसे कहते हैं कि महंगा और कीमती सामान तुम्हारे घर का कहां पर मौजूद है। अब बच्चे को क्या पता, वो कहता है कि यहाँ सामान मौजूद है और जो मुझे पता है मैं सब कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पर जब ये चारों लोग देखते हैं कि इस घर में कुछ भी नहीं है, इन्होंने एक बिजनेसमैन के घर में डाका डाला लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला, ये थोड़े से निराश होते हैं। लेकिन वह इस बच्चे आनंद जोशी को मार कर यहाँ से निकल जाते हैं। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, वहां पहुंचकर वो हैरान थी, क्योंकि इस जगह पर अब पहला मामला ऐसा था जहां पर 3 मर्डर एक साथ हो चुके थे। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तब उन्हें उस पूरे घर से एक अजीब तरह की स्मेल आती है। ये कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस थी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की लग रही थी। पुलिस इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर जिन लोगों ने यह कत्ल किया है वो इसे छिड़का कर किया। और दूसरा ये कि जो आनंद जोशी उनका बेटा था, उसके सारे कपड़े उतारे गए। और तीसरी चीज ये थी कि इस घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जिस कमरे में उन लोगों ने जोशी परिवार को मारा, वहां पर लड़ाई हुई, मुठभेड़ हुई और उसमें सामान बिखर गया। लेकिन यहाँ पर साथ वाले कमरों में भी सामान बिखरा हुआ था। इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि जो लोग इस घर में आए हैं, इन लोगों को मारकर गए हैं, वो पक्का चोरी के इरादे से आए थे। और पुलिस को ये बात भी पता थी कि ये कोई मामूली चोर नहीं है। और ये भी बात पता थी कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 लोग थे, क्योंकि एक अकेले बंदे की बस की ये बात उन्हें लग नहीं रही। फोरेंसिक टीम घर के अंदर से जितने भी फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिले थे उन्हें लेकर जाती है। लेकिन एक दिन बाद पता चलता है कि ये सारे फिंगरप्रिंट जोशी परिवार के लोगों की है, मतलब कि इन तीनों के ही है। और इन तीनों के अलावा इनके घर में और कोई सदस्य रहता नहीं था। पुलिस ये सब कुछ देखकर समझ आती है कि गैंग बहुत ज्यादा ही खतरनाक और काफी एडवांस है, क्योंकि पक्का उन्होंने ग्लव्स पहने थे। उन्हें पता था कि पुलिस आएगी, इन्हें पकड़ेगी, ग्लव्स पहने थे। और साथ में पुलिस को ये बात समझ नहीं आई कि आनंद जोशी के कपड़े क्यों उतारे हुए थे और साथ में घर से अजीब तरह की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही थी। अब यहाँ पर वापिस आते हैं 1 दिसंबर अभयंकर परिवार के पास। यहाँ पर 5 मर्डर हो चुके हैं। पुलिस अंदर अपना काम कर रही थी। यहाँ पर भी उन्हें एक अजीब तरह की फ्रेग्रेंस आ रही थी। हालांकि इस समय इस चीज को इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता। अब पुणे के लोगों में डर का माहौल था। कोई भी बंदा रात को घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि लोगों को पता था कि अब शहर में एक ऐसी गैंग है जो कि घर में आकर मार कर जाती है। और साथ में वो कितने लोग हैं, वो कौन है, किसी को कुछ नहीं पता था। और लोग अनजान लोगों पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। अब रात के समय में सिनेमा वाले मूवी भी नहीं लगाते थे, क्योंकि कोई देखने ही नहीं चाहता था। और ऊपर से रात के समय जो भी चीजें थी जहां पर लोग पहले जाया करते थे, घूमते थे, वो सारी रात में सुनसान पड़ जाती थी। वैसे भी ठंड का माहौल और ऊपर से सारी सड़कें खाली। अब पुलिस को लग रहा था कि लोगों के मन में डर है, जो कि सच में बहुत ज्यादा था। पुलिस की टीम यहाँ पर CRPF को बुलाती है हौसला देने के लिए,
क्योंकि यहाँ पर पुलिस लोगों को भरोसा दिलाना चाहती थी कि पुलिस भी काम कर रही है और सीआरपीएफ की टीम भी उनके लिए काम कर रही है। अब ऐसे ही पुलिस पूरा जोर लगा देती है उन लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने पहले तो जोशी परिवार के 3 लोगों को मारा और बाद में अभ्यंकर फैमिली के 5 लोगों को मारा। और पुलिस के पास क्लू तक नहीं था। उन्हें यह लग रहा था कि चोरी के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही थी और ऊपर से पुलिस को यह भी नहीं पता था कि ये दोनों मर्डर एक ही व्यक्ति ने करे हैं, क्या ये एक ही गैंग ने किए हैं, ये भी नहीं पता था। अगर ये दोनों जगह पर जो मर्डर हुए वो अलग अलग गैंग या अलग अलग लोगों ने किए हैं तो पुलिस का काम और पुलिस के ऊपर प्रेशर और बढ़ता है, क्योंकि अब उन्हें एक नहीं 2 गैंग को पकड़ना है। करते करते इसी दुख में नया साल भी निकल जाता है। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना भी निकल जाता है। अब तारीख आ जाती है 23 मार्च 1977। शाम के समय पुलिस को एक खबर मिलती है कि मूलामुठा जो नदी है उसके किनारे पर एक लाश मिली है। अब लाश मिली है तो फटाफट पुलिस की टीम वहां पर जाती है। वहां पहुंचकर पुलिस देखती है कि लाश को एक लोहे की सीढ़ी के साथ बांधा हुआ है। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस समझ आती है कि ये भी एक मर्डर ही है। बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लाश कई दिनों से पानी में तैर रही है। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत जल्द ही हुई है और दिखने में उसकी उम्र काफी कम लग रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर एक चीज को नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के गले में जो रस्सी है वो नीले रंग की नायलॉन की रस्सी है और जिस तरीके से रस्सी को गांठ बांधी गई है बिल्कुल इसी तरह से जोशी परिवार के 3 मेंबर को ऐसे ही रस्सी में गांठ बांधकर मारा गया था और साथ में अभ्यंकर परिवार के 5 सदस्यों को सेम इसी तरीके की गांठ और यही नीले रंग की नायलॉन की रस्सी के साथ मारा गया था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी कातिल है वो एक है और ये सीरियल किलिंग का मामला है। अब यहाँ पर उस लाश के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। उसके पास से एक आईडी कार्ड मिल जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है जो कि मरा है। कार्ड में लिखा हुआ था अनिल गोखले और आईडी कार्ड में एक और चीज लिखी हुई थी, क्योंकि ये कॉलेज की थी तो इसमें कॉलेज का नाम अभिनव कला महाविद्यालय लिखा हुआ था। अब पुलिस को पता था कि अगला सुराग मिलेगा अभिनव कला महाविद्यालय में। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम ने यह बता दिया कि अनिल गोखले की मौत 1 दिन पहले ही हुई है। तो इस तरीके से पुलिस फटाफट अभिनव कला महाविद्यालय जाती है। वहां पर उन स्टूडेंट्स से पूछती है जो कि अनिल गोखले को जानते थे। वो उनसे पूछते हैं कि आखिरी बार आप लोगों ने अनिल गोखले को किसके साथ देखा और किसके साथ वो ज्यादा रहता था, क्या वो किसी से लड़ता था, क्या लड़ाई थी। पूरी उसकी कुंडली खंगालने की कोशिश पुलिस करती है। एक लड़का पुलिस के पास आता है। वो कहता है कि मेरा नाम आप किसी को मत बताएं, लेकिन आखिरी बार मैंने अनिल गोखले को राजेंद्र जकाल के साथ देखा था। ये कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है और पुलिस राजेंद्र जकाल को ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस थोड़ा आगे जाती है। गेट पर राजेंद्र जकाल खड़ा हुआ था, बिल्कुल मस्त मजे में। ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जिसको पता नहीं क्लास कैसी होती है, सारा दिन वो ऐसे ही ग्राउंड में घूमता फिरता रहता। खैर पुलिस उसे कहती है कि तुमसे कोई पूछताछ करनी है। उसे उठाकर थाने ले जाती है। इस केस को पूरी तरीके से पकड़ में रख रहे थे मधुसूदन हुलियालकर जो कि एएसपी थे। वही राजेंद्र जकाल से पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम 23 मार्च को 22 मार्च को क्या क्या कर रहे थे, मतलब अपने लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, क्या उस दिन कर रहे थे। राजेंद्र जकाल कहता है कि मैं अपने 3 दोस्तों के साथ होता हूं, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मनावर हरून शाह। अब पुलिस कहती है ठीक है, इनको भी उठाओ। पुलिस इन तीनों को भी लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाती है। यहाँ पर अलग अलग बिठाकर इन लोगों से बातचीत की जाती है कि तुम अपने लास्ट हफ्ते में क्या क्या कर रहे थे, ये चीजें बताओ। तो यहाँ पर पुलिस को एक बात तो क्लियर थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। और दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे हैं उनके हिसाब से ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, ये बहुत बिगड़े हुए हैं। ये दारू पीते हैं, घूमते फिरते हैं, पढ़ाई ये करते नहीं है। हालांकि इस चीजों को देखकर पुलिस उन्हें अरेस्ट और इनके ऊपर केस नहीं चला सकती थी, इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगा सकती थी। इस वजह से उनसे बातचीत करने के बाद, पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को इनके ऊपर शक बहुत था। 1-2 दिन छोड़कर एसीपी हुलियालकर फिर से राजेंद्र जकाल को बुलाते हैं थाने में। वो कहते हैं कि तुमसे बातचीत करनी है।
वो राजेंद्र जकाल से बातचीत करते हैं, थोड़ी उससे पूछते हैं क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, जो भी नॉर्मल बातें होती हैं। बातों ही बातों में वो राजेंद्र जकाल को कहते हैं कि जो भी पुणे में हो रहा है उसको लेकर हम बहुत परेशान हैं। अगर तुम अनिल गोखले के मर्डर के बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें बता दो, क्योंकि देखो जिससे भी हमने पूछा है उसने यही कहा है कि हमने राजेंद्र जक्कल को आखिरी बार अनिल गोखले के साथ देखा था। अब यहाँ पर राजेंद्र जक्काल कहता है कि देखो मुझे लगता है कि अनिल गोखले का मर्डर और प्रकाश हेगड़े का मर्डर, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर एसीपी हुलियालकर पूछते हैं प्रकाश हेगड़े कौन? तो यहाँ पर राजेंद्र जकाल कहता है कि वो भी हमारे कॉलेज अभिनव कला महाविद्यालय में ही पढ़ता था और उसका मर्डर और अनिल गोखले का मर्डर मुझे बहुत जुड़ा हुआ लगता है। यहाँ पर उस दिन तो राजेंद्र जकाल चला जाता है और पुलिस वाले तहकीकात करते हैं कौन था प्रकाश हेगड़े और फाइल को खंगालते हैं किसने किया उसका मर्डर। पुलिस वाले जब देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि 16 जनवरी 1976 के दिन उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी जिसमें प्रकाश हेगड़े, जो कि अभिनव कला महाविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था, वो लापता मिसिंग हो चुका है। पुलिस ने और रिपोर्ट्स को भी देखा लेकिन उन्हें प्रकाश हेगड़े के मर्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, वो सिर्फ लापता ही था। अब यहाँ पर एसीपी सोचते हैं कि किसी सरकारी बंदे को, पुलिस को नहीं पता कि प्रकाश हेगड़े मर चुका है, तो इस राजेंद्र जकाल को कैसे पता कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर हुआ है। हालांकि इस समय पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, राजेंद्र जकाल और उसकी पूरी टीम को, लेकिन उनके पीछे वो 2-3 पुलिस ऑफिसर को सादी वर्दी में यानी कि नॉर्मल कपड़ों में निगरानी के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक दिन अभिनव कला महाविद्यालय के बाद ये चारों खड़े हुए थे। राजेंद्र जकाल और हरून शाह तो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन शांताराम और दिलीप बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब पुलिस आगे क्या करेगी, अब हमें आगे क्या करना है। तो उनमें दिलीप कहता है कि कोई बात नहीं, बॉस सब कुछ संभाल लेंगे। अब यहाँ पर इनके पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे। इन्हें लगा कोई भी होगा, कॉलेज का प्रोफेसर, कुछ भी, हमें इनसे क्या, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले थे। पुलिस वाले ये बात सुन लेते हैं और ये बात अपने डिपार्टमेंट में आकर बताते हैं। जब ये बात एक पुलिस ऑफिसर जो कि वहीं पर बैठा हुआ था सुनता है, तब उसके दिमाग की घंटी बजती है। इसी के साथ उसे एक और रिपोर्ट याद आती है जो कि पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी, जिसके ऊपर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज तारीख है 22 नवंबर 1976। इस समय तक अभ्यंकर परिवार जो मर्डर हुआ था वो नहीं हुआ। जोशी परिवार के 3 मेंबर मर चुके हैं और इन दोनों मर्डर के बीच का समय चल रहा है। यहाँ पर एक जोशोमती बफाना का बंगला होता है, आलीशान बंगला। रात के समय 4 व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देते हैं, बहुत तेजी से अंदर आते हैं और उस पूरे बंगले को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोशोमती बफाना के जो सर्वेंट थे वो बहुत हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर थे और उनके गार्ड भी उन्होंने बॉडी बिल्डर ही रखे हुए थे, जो कि बहुत ताकतवर लोग थे। अब इनके नौकरों को देखकर ये चारों लोग डर जाते हैं और ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बॉस अब हम क्या करें, क्या हम अंदर जाएं? तो कोई दूसरा बंदा बीच में कहता है बॉस क्या मुझे अंदर आना चाहिए। आपस में जब ये बात करते थे एक बंदे को बॉस बुलाते थे, तो बीच में आवाज आती है कि चलो फटाफट बाहर आओ। तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि बॉस ने बाहर आने को कहा है। अब यहाँ पर जोशोमती बाफना इसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देते हैं, सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। पुलिस को लगा कि चोरी का मामला है और उस समय जोशी मर्डर केस हुआ था, तो पूरा ध्यान उसी पर था, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। लेकिन अब जब एक पुलिस ऑफिसर आके बताता है कि दिलीप सुतार और उसका दोस्त बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हम क्या करें, कोई बात नहीं बॉस संभाल लेगा, तो उनके दिमाग की घंटी बजती और कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने, कम से कम ये तो हमें पता चल गया कि जोशोमती बफाना के बंगले में हमला किया था। अब यहाँ पर पुलिस इन्हें उठाती नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ और सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। सबूत ढूंढने के लिए फिर से इनके कॉलेज में जाया जाता है। वहां पर इन लोगों के बारे में अलग स्टूडेंट्स से पूछा जाता है। कोई इनके बारे में अच्छा बताता है डर के मारे, और कोई कहता है कि देखो सर ये तो आवारा लड़के हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं। कोई इनके खिलाफ डर के मारे कुछ ज्यादा कहता नहीं है, ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्लास इन्होंने कभी देखी नहीं। मतलब बुराइयां पुलिस ने बहुत सुनी। अब इन्हीं ही बीच में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है सतीश कौर। वो काफी डरा हुआ, सहमा हुआ लड़का था। शायद वो ऐसा किसी कारण की वजह से कर रहा था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम भी इनके बारे में कुछ बताओ। तो वो बताता है कि मुझे पता है कि पुणे में जितने भी लोग मर रहे हैं उसके पीछे इन लोगों का हाथ है।
और वो पुलिस को बताता है कि इन लोगों ने मुझे खुद बताया कि जो भी लोग मर रहे हैं उन्हें हमने मारा है। देखिए, पुलिस को इनके ऊपर पहले से ही शक था, अब इस बात के बाद शक और ज्यादा गहरा हो गया। और इसी के साथ कहानी में एक और नाम जुड़ता है, सुहास चांडक। पुलिस सुहास चांडक के पास जाती है क्योंकि सतीश गौर ने कहा था कि एक मर्डर इन्होंने ऐसा भी किया था जिसमें सुहास चांडक ने इनका साथ दिया। पुलिस उसके पास जाती है, वो डर जाता है, पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर पुलिस उसे बताती है कि देखो, हमें पता है कि तुमने मर्डर किया, या हालांकि तुमने मर्डर में साथ तो दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कम से कम सजा या ना सजा मिले तो तुम हमें उस कहानी के बारे में बताओ जो हमें पता नहीं चल रही। कौन कर रहा है पुणे में ये सब कुछ? यहाँ पर सुहास चांडक डर जाता है और कह देता है कि हाँ, एक मर्डर में मैं भी शामिल था और मैं इनके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। साथ में वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पुलिस अब ऑफिशियली इन चारों को, यानी कि राजेंद्र जकाल को, शांताराम को, दिलीप को और हरून शाह को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। यहाँ पर पूछताछ होती है, ये फिर से पुलिस को घुमाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन इस बार पुलिस अंत में सभी सबूतों को पेश करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो बाद में ये अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और सुनाते हैं पुलिस को वो कहानी जिससे पूरा पुणे डरा हुआ था। कहानी की शुरुआत वहीं अभिनव कला महाविद्यालय से हो जाती है। अलग अलग ये चारों आते हैं, लेकिन इनकी नीयत और इनके काम एक जैसे थे। इन लोगों का एक पक्का ग्रुप बन जाता है। कॉलेज में बहुत लड़ाई होती थी, ये लड़ते झगड़ते, लड़कियों को छेड़ते, नशे करते, शराब पीते। इनका बॉस था राजेंद्र जक्कर, उसके कहने से ही ये तीनों चलते थे। राजेंद्र जक्कर ने कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक शेड डालकर अड्डा बनाया हुआ था। वहां पर ये बैठते, दारू पीते, बातें करते, मजे मारते। अब यहाँ पर इन लोगों ने दारू पीनी थी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने चोरियां करनी शुरू कर दी। किसी की बाइक, किसी के साइकिल को उठाकर बेच देना, इनके पास पैसे आ जाते थे। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए, तो इन लोगों ने प्रकाश हेगड़े को मारने का फैसला किया। दरअसल इन लोगों ने मारने का फैसला नहीं किया था, आपको समझाते हैं। सुहास चांडक को इन्होंने कहा कि प्रकाश हेगड़े को हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि उनके पिता का एक विश्वा नाम का ढाबा था जो कि चलता था। इन लोगों ने सोचा कि इसे पकड़ेंगे, पिता से पैसे मांगेंगे और बहुत मोटा पैसा आ जाएगा। अब सुहास चांडक को पता था कि ये लोग कुछ गलत करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसे ज्यादा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया कि प्रकाश हेगड़े को किसी बहाने से अपने साथ ले आया। वो भी उसके साथ चला जाता है। आगे जाकर वो दोनों रुकते हैं राजेंद्र जकाल के उसी अड्डे पर, जहां पर चारों लोग उसकी टीम के बैठे हुए थे। वो प्रकाश हेगड़े को पकड़ते हैं और वहां पर उसे मारना शुरू कर देते हैं। सुहास चांडक भी वहां पर देखता है, उसे लग रहा था कि हम मारेंगे, ठीक है। अब मामला किडनैपिंग के ऊपर बढ़ता है, किसे किडनैप करेंगे और इसके पिता से पैसे मांगेंगे। यहाँ पर एक पत्र लिखाया जाता है प्रकाश हेगड़े से और कहा जाता है कि मैं घर को छोड़कर बाहर जा रहा हूं और मुझे पैसों की जरूरत है, और उसके नीचे प्रकाश हेगड़े अपने साइन कर देते हैं। अब ये लेटर उसके पिता तक पहुंचाना था, लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं कि नीले रंग की नायलॉन की रस्सी के साथ प्रकाश हेगड़े का गला घोट कर उसे लोहे के एक डब्बे में डालकर, ऊपर से पत्थर डालकर नीचे फेंक देते हैं पेशवा पार्क में। और ये पेशवा पार्क उसके पिता के रेस्टोरेंट विश्वा से बहुत नजदीक थी। अगले दिन ये लोग जाते हैं, एक लेटर को जो किसने प्रकाश हेगड़े से लिखवाया था, इसके पिता को पकड़ा देते हैं। ऐसे नहीं पकड़ा देते, मतलब वहां पर फेंक कर आ जाते हैं उनके ढाबे के पास। जब घर वाले उस लेटर को पढ़ते हैं, उन्हें लग रहा था कि बेटा चला गया और वो सोचते हैं जो सोचना चाहते थे, लेकिन नीचे साइन थे प्रकाश हेगड़े के। वो हैरान हो जाते हैं कि हैंड राइटिंग तो उनके बेटे प्रकाश हेगड़े की है, लेकिन नीचे साइन में उसने अपना नाम लिख दिया। वो हमेशा अपने घर का नाम जो कि देवदास था वो लिखा करता था। इस तरीके से वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस उनकी बात सुनती है, उन्हें लग रहा था कि बेटा कहीं चला गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। वो ज्यादा इस चीज को सीरियस लेते ही नहीं है। 1 साल निकल जाता है, घर वालों को पता नहीं बेटा कहाँ है, कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। इधर इन लोगों ने रैंसम फिरौती के पैसे लेने से पहले ही उनके बेटे को तो मार ही दिया। इस तरीके से कहानी इनकी आगे बढ़ती है। अब ये पहला बड़ा हादसा इन लोगों ने किया था, इसीलिए ये पुणे को छोड़कर कोल्हापुर चले जाते हैं। इन्हें लग रहा था अब थोड़ा सा अंडरग्राउंड होने का समय। यहाँ पर कोल्हापुर में इन लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी एक हाथ मार दिया जाए। तो यहाँ पर ये एक बिजनेसमैन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं।
इन लोगों ने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था कि घर के अंदर इतना पैसा मिल जाएगा, ये है, वो है, ये गाड़ी है, ये कुछ। लेकिन इन लोगों ने एक बात नहीं जानी कि इसके पास सेफ्टी के लिए अपनी बंदूक भी है और साथ में इसने प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी रखे हुए हैं। इन लोगों को वहां पर जान बचाकर भागना पड़ता है। वापिस से ये आ जाते हैं पुणे में। पुणे में जोशी मर्डर ये करते हैं, जिसमें इन लोगों ने मारा था 3 बंदों को। फिर ये बड़ा हाथ मारने जाते हैं जोशोमती बाफना के बंगले में, क्योंकि जोशी के परिवार से इन्हें कुछ ज्यादा मिला ही नहीं था। ये बहुत नाराज हो गए, निराश हो गए कि यहां पर तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। उसके बाद आता है 1 दिसंबर, अभ्यंकर परिवार का समय। वहां पर जाते हैं, ये लूटपाट के इरादे से इतना बड़ा कांड कराते हैं और बाद में अनिल गोखले को ये पकड़ लेते हैं। दरअसल अनिल गोखले ने कुछ नहीं किया था। अनिल गोखले का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था जयंत गोखले। वो भी राजेंद्र जकाल के साथ पढ़ता था। इनका कुछ रहा होगा मतभेद। अब शाम के समय अनिल गोखले पैदल कहीं जा रहा था। राजेंद्र जकाल अपनी बाइक पर आता है और अनिल गोखले को पीछे बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूं। पहले तो अनिल मना करता है, लेकिन बाद में वो बैठ ही जाता है कि पैदल भी कहां जाऊंगा। लेकिन ये उसे ले जाता है अपने उसी अड्डे पर। वहां पर उसे मार दिया जाता है। अब इन सारे सबूतों के साथ इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू हो जाता है और फिर 28 सितंबर 1978 के दिन इन लोगों को फांसी की सजा पुणे सेशन कोर्ट के जज के द्वारा सुनाई जाती है। इन लोगों ने फिर आगे अपील की हाई कोर्ट में कि हमें सजा बहुत ज्यादा मिल रही है। तो बाद में हाई कोर्ट भी इस सजा को कंफर्म करती है कि इन्हें फांसी की सजा ही हो। हाई कोर्ट में निराशा के बाद ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर ये अपील करते हैं सजा को कम करने की, लेकिन फिर भी इन्हें फांसी की सजा दी जाती। इसके बाद इन लोगों ने राष्ट्रपति से अपील की कि हमारी सजा को कम किया जाए, लेकिन फिर भी इन्हें मौत की सजा ही अंत में देने का फैसला किया जाता है। फिर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की हमें इलेक्ट्रिक चेयर से मारा जाए, हम फांसी की सजा नहीं लेना चाहते, इसमें बहुत दर्द होता है। अब पूछने वाला हो कि जो 10 मर्डर तुम लोगों ने किए वो तो इसी तरीके से किए हैं, लेकिन एंड में इन लोगों को चारों दोस्तों को एक साथ फांसी की सजा दी जाती है। और उस दिन पुणे के लोगों में जो डर था, जो रातों को निकलने की घबराहट थी, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन समाज में, सोसाइटी में ये जो डर का माहौल एक बार पैदा हो जाता है ना, वो कभी नहीं जाता। आज भी रात के समय में माँ बच्चों को एग्जाम्पल देती होंगी कि सो जाओ जल्दी या घर से बाहर ना जाओ, क्योंकि कोई ऐसा ही राजेंद्र जकाल जैसा दरिंदा सड़क पर घूम रहा हो।